वो रचना क्या सच बोलेगी जो राजमहल में दिखती हो, वो कलम नहीं बस लकड़ी है जो बाज़ारों में बिकती हो। बड़ी ईमानदारी, बड़ी सच्चाई के साथ हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। और अभी तक के लॉकडाउन की स्थिति जो है वो कुछ ऐसी है कि प्रशासन मौन है, सरकार बहरी है और जनता लावारिस है। मुख्य तौर पर जो मुसीबतें हैं लोगों के सामने, उसको हम अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले दिक्कत सबसे बड़ी सामने आती है मज़दूरों के सामने, फिर किसान और फिर वो अभिभावक जो फीस देने में सक्षम नहीं है। तो पहले मज़दूरों की बात करते हैं। मज़दूरों के साथ समस्या ये है कि वो अब पलायन कर रहे हैं। वो प्रवासी मज़दूर जो यहाँ काम करते थे, मैं ज़िले हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक बड़े तबके के लोग जो मज़दूर हैं वो यूपी और बिहार के हैं। अब वो अपनी तरफ पलायन कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो करने की तैयारी में हैं। ऐसे में रेल सुविधा दी गई है जिसमें कि IRCTC की साइट पर वो टिकट बुक करा सकते हैं। और जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से अभी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है crcrudki.in के नाम से। सवाल ये खड़ा होता है कि इस साइट को वो उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसका भी समाधान देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े नहीं हैं और वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह करा पाएंगे, किस तरह नहीं करा पाएंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात अभी तक नहीं की गई है। अब मज़दूरों की साथ समस्या जो थी वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन मज़दूरों के वापस जाने से समस्या कितनी बढ़ जाएगी वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल अब उद्योग जो शुरू होंगे, अब उद्योगपतियों के सामने समस्या ये आएगी कि उनके पास लेबर नहीं होगी। जब लेबर नहीं होगी तो व्यवसाय कैसे चल पाएंगे, और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको वो क्या भरपाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में तमाम सरकारें चिंतित हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस मैनेजमेंट को सही किया जाए। इसके बाद बात करते हैं किसानों की। 20 लाख करोड़ का जो बजट आया है, इसमें किसानों को बहुत हद तक राहत नहीं मिली है जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। किसान ऐसा सोचते हैं कि हमें कर्ज दिया जा रहा है और कर्ज कभी भी किसी भी व्यवस्था में सॉल्यूशन नहीं होता है। किसानों के साथ समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमने आपको दिखाया था कि किसान लगातार इतने परेशान हैं क्योंकि उनको गन्ने का पेमेंट भी नहीं मिला है, चाहे इकबालपुरी मिल की बात करें चाहे अन्य मिल, और कुछ ही समय पहले जो बारिश हुई थी उसने उनकी फसलें भी बर्बाद कर दी गई हैं। तो ये समस्या है और हमने इसका समाधान ये बताया था कि उन किसानों की जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं पूरी तरह से उनका सर्वे किया जाए और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, यानी कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे जब तक इसका समाधान नहीं निकलता है। उनके बिजली के बिल को माफ़ को लेकर राज्य सरकार ने एक छोटी सी टॉफ़ी ज़रूर दी है, लेकिन उस टॉफ़ी से कुछ नहीं होने वाला है। तो उसमें ये दिया गया है कि कुछ जो किसान हैं जो उनका ट्यूबवेल का जो बिल है 3 महीने का, उसमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, बल्कि कोई बिजली का बिल जो उनका घरों का बिजली का बिल है उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। उनके बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको कितनी रियायत मिलनी है, इस पर भी कोई भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। खैर, अब बात करते हैं हम स्कूल एजुकेशन को लेकर। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उससे तमाम जो अभिभावक हैं वो बिल्कुल नाखुश हैं और कुछ भी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। उसमें सब गोलमाल रखा गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसमें सब कुछ गोलमाल है, यानी कि अभी भी कुछ ऐसा है कि मानवीयता के आधार पर ही किया जाएगा। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं फीस को लेकर अभिभावकों को। अब इसमें अगर कैटेगरी डिवाइड की जाए तो मैं अब आपको इसको थोड़ा सा आसान कर देना चाहूँगा। इसको हम पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं स्कूल्स को। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हर महीने कई लाख रुपए कमाते हैं और कुछ स्कूल ऐसे ही हैं जो महीने में चंद पैसे कमाते हैं। तो स्कूल जो छोटे स्कूल्स हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होना चाहिए और अभिभावकों को 300, 400, 500 रुपये देने में मुझे नहीं लगता महीने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, और वो देने भी चाहिए, क्योंकि उनसे उनका जो स्कूल मालिक है उनका घर चलता है और उनके जो स्टाफ है वो उनका भी घर उसी सैलरी से चलता है। तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि उन गार्जियंस को हाथ जोड़ के निवेदन भी करूँगा मैं कि जिन स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उनको थोड़ा बहुत फ़ीस जितना आप एलिजिबल हैं देने के लिए आप दे सकते हैं, ताकि वो अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें। स्टाफ भी मजबूर है और उन्हीं से ही उसी सैलरी से उनका घर चलता है, तो वो आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। अब उन स्कूल्स की बात कर लेते हैं जो स्कूल कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और जिनकी फ़ीस काफ़ी महंगी है। उनमें भी पेरेंट्स की कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स उन स्कूल के ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20-25 हज़ार रुपये ही है,
इसमें कि वो 4-5 हज़ार रुपये सैलरी में देते हैं और फीस को देते हैं और बाकी से अपना घर चलाते हैं। समस्या उन लोगों के साथ है, समस्या उन लोगों के साथ नहीं है जिनकी इनकम लाखों में है और वो 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं। तो इन कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए और उन अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जाए जिनकी सैलरी कम है। तो ये मुझे लगता है इस पर ज़रूर जिक्र होना चाहिए, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए सरकारों को, तमाम सरकारों को, स्कूल प्रबंधन को, और मानवीयता के आधार पर ही सारे कार्य किए जाएंगे। कोरोना योद्धा की अगर हम बात करें तो जितने भी कोरोना योद्धा हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं, मेडिकल स्टाफ भी कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जो समर्पण, जो त्याग वो दे रहे हैं उनको बोनस मिलना चाहिए सैलरी में, और उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर कहूँगा मैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं उनको भी, और उनके बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं। उनको कोशिश करते हैं कि भैया जो अच्छे स्कूल हैं, भले ही उनकी सैलरी बहुत कम है लेकिन एक बड़ा हिस्सा अपनी सैलरी का वहाँ देते हैं, उनको रियायत मिलनी चाहिए। लगातार एक स्कूल की कंप्लेंट्स आ रही थी और हमारे चैनल के माध्यम से मैं उनको अभी कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ। शेफील्ड स्कूल है, वहाँ वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं। 3 महीने से लगभग उन्होंने टीचर्स की सैलरी को रोका है, और अगर वो सैलरी के लिए कहते भी हैं तो बात ये आ जाती है कि अगर आप सैलरी चाहते हैं तो आप अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनके अभिभावकों को फ़ोन कर फ़ीस वसूलें, तभी आपको सैलरी दी जाएगी। ये बिल्कुल कहीं तक भी उचित नहीं है, और वो स्कूल्स अपने स्टाफ को सैलरी देने में एलिजिबल हैं, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो लगातार उनके मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और टीचर्स काफ़ी परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि हम अभिभावकों को मैसेज क्यों करें ऐसे माहौल में जब वो फ़ीस देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और वो फंस चुके हैं। वो उनको फ़ीस तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपने बच्चों से फ़ीस नहीं वसूलेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है, और हम उनकी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी शेफील्ड स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनको खुद से समझना चाहिए। कोई अगर उनकी कंप्लेन करती है तो नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए ये बात यहाँ तक रखें और उनके स्टाफ्स को सैलरी दें। और मैं तमाम अभिभावक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट उतनी, अगर आप एलिजिबल हैं फ़ीस देने के लिए, तो उतनी फ़ीस ज़रूर दें ताकि वो स्टाफ में, उनके स्टाफ को सैलरी मिल सके, ताकि वो अपना घर चला सकें। तो इस पर मुझे लगता है आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और सरकारों से तो खैर कोई उम्मीद अब नहीं कर सकते हैं हम। तमाम सलाह जो आपने दी, सुझाव आपने दिए थे, बहुत अच्छे सुझाव थे जो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती हैं सरकारें, प्रशासनिक अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, उनसे अब कोई अपेक्षाएं नहीं हैं। लेकिन मानवीयता के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता है, और एक उम्मीद मैं आपसे सिर्फ करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियो सरकार तक पहुँचेगी, पहुँचती भी है तो कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन जितना ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, मानवीयता को और इन तथ्य को ज़रूर समझेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारी मुहिम में साथ हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को समस्याएं ना हो जो फ़ीस देने में या अन्य कार्य करने में एलिजिबल नहीं है और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो आप ज़रूर इस बात को समझेंगे, और उन सभी गार्जियंस को मैं हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं जो बड़ी हिम्मत से, बड़े जज्बे के साथ हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत उम्मीद वो रखते हैं हमसे, और उन उम्मीदों पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।